नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल क्लासरूम विद आदित्य में आपका स्वागत है। दोस्तों ये यूपी पीसीएस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी और यूपी टेट और पुलिस के या जीएस ओरिएंटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए वीडियो है। साइंस का वीडियो है। साइंस में जो टॉपिक है ये वायरस है यानी कि विषाणु। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ऐसा ज़रूर करें और राइट साइड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, वायरस में पॉइंट वाइज इसको तैयार किया है और ये जो वायरस का वीडियो होगा ये 2 पार्ट में होगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और बोरियत ना हो आप लोगों को, इसलिए जो है इसको 2 पार्ट में तैयार किया है। तो अगला पार्ट मैं जल्दी डालूंगा। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज। देखिए दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है कि विषाणु की खोज रूसी वनस्पति शास्त्री दामित्री इवानोव्स्की ने सन 1892 में तंबाकू के पौधे पर की थी। वह विषाणु के अस्तित्व का पता लगाया था। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि विषाणु की खोज दरअसल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जो रूसी वनस्पति शास्त्री थे इवानोव्स्की, उन्होंने 1892 में प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई किया कि ये वायरस डिजीज़ है। तंबाकू का पौधा उन्होंने देखा, उसमें उसकी कुछ पत्तियां देखी तंबाकू की और उसमें देखा उसमें कुछ धब्बे पड़े हुए हैं और वो धब्बों का जब उन्होंने विश्लेषण किया, उसका रस निकाला और रस निकाल करके एक स्वस्थ पौधे की पत्ती पर लगाया तो उन्होंने देखा कि नया पौधा भी अस्वस्थ हो गया, वो भी बीमार हो गया, वैसे ही धब्बे उस पर भी आ गए। तब फिर उन्होंने उसको पृथक किया, छानने की कोशिश करी, अलग से निकाला, उसको क्रिस्टलाइज करने की कोशिश करी कि क्या चीज़ है ये, किसके कारण से इस तरीके का रोग तंबाकू के पौधे पर उत्पन्न हुआ है। तो उन्होंने पाया कि जो ये रोग है टोबैको मोज़ेक वायरस नाम का रोग है। टोबैको मोज़ेक नाम का रोग है यानी कि तंबाकू पर धब्बे वाला रोग है। ये टीएमवी के कारण से, टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण से, और बताया कि ये जो है विषाणु जनित रोग होता है। इसलिए जो विषाणु के खोजकर्ता के रूप में हम लोग जिनको श्रेय देते हैं वो कौन है? आपके इवानोव्स्की हैं, यानी कि दमित्री इवानोव्स्की 1892, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, इवानोव्स्की ने टोबैको मोज़ेक वायरस यानी कि विषाणु का अध्ययन किया था जो तंबाकू के पौधे में रोग उत्पन्न करता है तथा पत्तियों पर प्रभाव डालता है। तो जैसे मैंने बताया, टीएमवी पहला वायरस था जो इवानोव्स्की ने खोजा था, तंबाकू के पौधे पे खोजा था। और टीएमवी जो है या टोबैको मोज़ेक नाम का जो रोग है वो विषाणु जनित रोग है, याद रखिएगा। टीएमवी वायरस खोजा था किसने? इवानोव्स्की ने। ठीक, अगला पॉइंट है दोस्तों कि सर्वप्रथम डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने विषाणु जनित चेचक की खोज 1796 में की। वह उसका यानी कि स्मॉल पॉक्स का टीका विकसित किया। तो देखिए, इवानोव्स्की से पहले 1796 में आपका डॉक्टर एडवर्ड जेनर खोज चुके थे स्मॉल पॉक्स के वायरस को और उसका टीका तैयार कर चुके थे, लेकिन वायरस से संबंधित डिटेल अध्ययन उन्होंने दिया था। वो समझ नहीं पाए थे कि ये किस तरीके के रोगाणु हैं। ठीक, याद रखिएगा। तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर, जो इसमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट है वो ये है, टीके की खोज, चेचक के टीके यानी कि स्मॉल पॉक्स, छोटी चेचक की जो टीके की खोज की थी वो किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। उन्होंने ही आपका ये चेचक खोजा था जो एक विषाणु जनित रोग है और 1796 में विकसित किया था टीका। ठीक, अगला पॉइंट है दोस्तों कि 1886 में एडोल्फ मेयर ने तंबाकू के मोज़ेक रोग का पता लगाया था। तो देखिए, 1886 में एडोल्फ मेयर ने तंबाकू के मोज़ेक रोग, वही धब्बेदार जो पत्तियों का रोग है, उसका पता लगा लिया था। लेकिन उसके बाद में 1892 में इसके विषय में डिटेल से किसने बताया था? ये डिटेल से बताया था इवानोव्स्की ने। ठीक है, याद रखिएगा। 1886 में एडोल्फ मेयर पता करते हैं तंबाकू का रोग कि भैया एक रोग है ये तंबाकू का, और उसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में अलग पृथक करने की कोशिश करते हैं इवानोव्स्की, और इसी कारण से इवानोव्स्की को विषाणु के खोजकर्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, टोबैको मोज़ेक नाम का मोज़ेक जो नाम दिया था तंबाकू के पौधे के रोग का, वो किसने दिया था? वो दिया था बेजर्निक और बोर ने दिया था। बेजर्निक और बोर ने टोबैको मोज़ेक शब्द दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि वे विषाणु जो जीवाणुओं में गुणन करते हैं, जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। इनकी खोज फ्रेडरिक डब्ल्यू वॉल्ट और
हेरले ने की थी। ठीक, याद रखिएगा। बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है, विषाणु होता है, वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर घुस जाता है और घुसने के बाद में क्या करता है, वो उसमें मल्टीप्लाई करता है, गुणन करता है और बैक्टीरिया की सेल को नष्ट कर देता है। तो जीवाणुओं पर आश्रित रहने वाले जो वायरस हैं वो बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। ठीक, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज मिलता है। तो गंगा का पानी निर्मल होता है, ठीक है, वो सड़ता नहीं। उसका रीज़न क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस का प्रेजेंट होना, उसमें ये आपका रीज़न है, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल को नष्ट करने वाला है। ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए अगला पॉइंट है दोस्तों, इसमें क्या है, विषाणु निर्जीव व सजीव के मध्य की कड़ी कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, विषाणु जो होते हैं वो निर्जीव और सजीव के मध्य की कड़ी होते हैं। क्यों कड़ी होते हैं, सुनिए। विषाणु क्रिस्टल फॉर्म में आप इकट्ठा कर सकते हैं, वो सेल नहीं है, कोशिका नहीं है, दे आर नॉट सेल। ठीक, वो जो है सेल नहीं है, कोशिका नहीं होते हैं। अगर वो शरीर के बाहर होते हैं, किसी सेल के बाहर होते हैं, तो निर्जीव अवस्था में निर्जीव अवस्था में रहते हैं। उनका जो न्यूक्लिक एसिड है वो निर्जीव अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे ही उसको कोई होस्ट सेल मिलती है, वो बॉडी के अंदर एंटर करता है, किसी कोशिका के अंदर एंटर करता है, तो मल्टीप्लाई करके क्या करता है, वो गुणन प्रारंभ कर देता है। और गुणन प्रारंभ करने के बाद में अपनी संख्या बढ़ाता है और ऐसे प्रोटीन का निर्माण करता है जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। विषाणु जीवाणुओं को भी प्रभावित करते हैं, वो पौधों को भी प्रभावित करते हैं और वो जंतुओं को भी प्रभावित करते हैं। ठीक, याद रखिएगा। नाम ही है विष के अणु यानी कि विषाणु। ठीक, वायरस। अब देखिए विषाणु के विषय में इसमें बताया गया है कि विषाणु की परिभाषा दी गई है कि विषाणु क्या होते हैं। तो विषाणु अति सूक्ष्म अविकल्पी परजीवी है, यानी कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि कोशिका के सिवा वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर वो उनको कोशिका नहीं प्राप्त होती है, सेल नहीं प्राप्त होती है, तो वो अपने नंबर्स को नहीं बढ़ा सकते हैं, अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ऑब्लिगेट कोई विकल्प नहीं उनके पास में, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अकोशिकीय नॉन सेलुलर है, विशेष रूप से याद रखिएगा नॉन सेलुलर शब्द, यानी कि ये कोशिका नहीं होते हैं। ठीक है, ये कोशिका नहीं होते हैं, ये सिंपल सा डीएनए या आरएनए होता है जिसके ऊपर प्रोटीन का खोल चढ़ा हुआ होता है। ठीक, याद रखिएगा, सिंपल सा डीएनए या आरएनए है जिसके ऊपर प्रोटीन का खोल चढ़ा हुआ। फिर उसके बाद में अगला क्या है कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब वही हुआ कि न्यूक्लिक एसिड हम लोगों ने पढ़ा था, क्या डीएनए या आरएनए हम लोग जानते हैं। ठीक, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो एक तो न्यूक्लिक एसिड हो गया, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। सामान्यतः क्या होता है, जो पौधों को प्रभावित करने वाले विषाणु होते हैं उनमें क्या होता है, आरएनए मिलता है, जबकि जो जंतुओं को प्रभावित करने वाले होते हैं उनमें डीएनए मिलता है। लेकिन ये अपवाद भी है, इसके बहुत सारे अपवाद हैं जिनमें आरएनए होल्डिंग जेनेटिक मटेरियल है और वो भी जंतुओं में रोग फैलाने की कोशिश करता है। वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, याद रखिएगा। फिर उसके बाद में देखिए ये न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियो प्रोटीन, और इसी न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए के ऊपर प्रोटीन का खोल चढ़ा हुआ, तो इसको क्या बोल दिया गया, इसको बोल दिया गया न्यूक्लियो प्रोटीन कण। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स बोल दिया गया, जो किसी परपोषी होस्ट के अंदर रह करके, यानी कि होस्ट के अंदर रहकर पोषण करते हैं, यानी कि अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं, डीएनए या आरएनए की संख्या को बढ़ाते हैं और ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब कीवर्ड्स हैं जिनके नीचे अंडरलाइन की हुई है मैंने, अविकल्पी, अकोशिकीय, न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक, और परपोषी हैं, अंदर रह करके मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए कुछ विषाणुओं के इसमें लक्षण बताए गए हैं। विषाणुओं के लक्षण क्या है, पहला पॉइंट ये है लक्षण में कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है या आरएनए होता है, मैंने बताया था। दूसरा पॉइंट ये है कि गुणन करने की क्षमता पोषक कोशिका के अंदर ही होती है, अपनी संख्या उन्हीं के अंदर बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट है आनुवंशिक पदार्थ के ऊपर प्रोटीन का खोल होता है, तो डीएनए या आरएनए के ऊपर प्रोटीन का खोल चढ़ा हुआ होता है। फिर अगला पॉइंट क्या है, जीवद्रव्य व कोशिकांगों का अभाव होता है, जेनेटिक प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। ठीक, जीवद्रव्य नहीं होता। साथ में जीवद्रव्य क्या है, जीवद्रव्य जीवन का एक भौतिक लक्षण है, आधार है लाइफ का। ठीक है, जिसमें सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो सेल की होती हैं वो कंप्लीट होती हैं, वो होते ही नहीं है इसमें। फिर उसके बाद में कोशिकांग नहीं होते हैं, सेल ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, गोल्जी बॉडी नहीं होती है। ठीक है, इसके साथ में सेंट्रोसोम नहीं होता है, सेंट्रोमियर नहीं होता है। इसके अलावा आपका
क्लोरोप्लास्ट नहीं होता या क्लोरोफिल हरित लवक नहीं होता, ये सब चीज़ें इनमें अनुपस्थित होती हैं। तो सिर्फ डीएनए होगा या आरएनए होगा, उसके ऊपर सिंपल सा प्रोटीन का खोल चढ़ा हुआ होगा। फिर अगला पॉइंट क्या है इसमें कि अनेक जैविक क्रियाओं जैसे श्वसन उत्सर्जन का अभाव होता है, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम रिस्पिरेशन नहीं होता, रिस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता इनके अंदर, एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं मिलता यानी कि उत्सर्जन तंत्र नहीं मिलता। ये सब जो जीवन के लिए आधारभूत क्रियाएं हैं वो इनमें संपन्न नहीं होती हैं, ठीक, याद रखिएगा। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है दोस्तों कि निर्जीव की तरह क्रिस्टल फॉर्म में कोशिका के बाहर एकत्र कर सकते हैं। तो इनको बिल्कुल रेत के कण या आपका मिट्टी के कण के समान इनको इकट्ठा किया जा सकता है, क्योंकि बाहर ये मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। बाहर का जो वातावरण है शरीर के बाहर का, चाहे वो पौधा हो या जंतु हो, उसके शरीर के बाहर का जो वातावरण है वो उसको सर्वाइव करने के लिए अलाउ नहीं करता है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए अलाउ नहीं करता, इसमें सर्वाइव कर नहीं सकते, तो क्रिस्टल फॉर्म में। इसीलिए जो वायरस होते हैं इनको निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी कहते हैं, ठीक है। तो इनमें निर्जीव लक्षण भी प्रदर्शित होता है शरीर के बाहर, और शरीर के अंदर सजीव लक्षण प्रदर्शित करते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग कहा जाता है। और एक कमेंट करके बताइएगा कि पक्षियों और सरीसृपों यानी कि एवीज और रेप्टाइल्स के बीच का आपका कनेक्टिंग लिंक यानी कि सजीव के बीच की कड़ी कौन सी है, ठीक, याद रखिएगा, इसको बताइएगा कमेंट करके। अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए इसमें डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रतिलेखन कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद में आरएनए से जब डीएनए का निर्माण होता है तो ये प्रोसेस क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, जो जैसे उदाहरण के रूप में रेट्रो विषाणु। सामान्य रूप से प्रक्रिया क्या होती है, सामान्य रूप से प्रक्रिया ये होती है कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे विषाणु होते हैं जब बॉडी में इंटर करते हैं तो वो होते आरएनए बेसिक प्रॉपर्टी या उनका बेसिक जो न्यूक्लियो प्रोटीन वाला नेचर होता है, न्यूक्लिक एसिड वाला नेचर होता है, वो आरएनए वाला होता है। लेकिन जब बॉडी में किसी होस्ट सेल में इंटर कर जाते हैं वो तो वो क्या करते हैं, अपने आरएनए को अपने आरएनए को होस्ट सेल के डीएनए की तरह कन्वर्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो डीएनए की तरह कन्वर्ट करने लगते हैं तो होता क्या है कि जो डिफेंस सिस्टम मौजूद होता है बॉडी में वो उन पर काम नहीं कर पाता ठीक से और वो अपने मल्टीप्लाई करने लगते हैं, ठीक है। तो इस कारण से तो ऐसे जो विषाणु होते हैं जो आरएनए वाले होते हैं लेकिन बॉडी में पहुंच करके डीएनए फॉर्मेशन शो करने लगते हैं, डीएनए के समान बदलने लगते हैं, तो ऐसे विषाणु क्या कहलाते हैं, रेट्रो विषाणु कहलाते हैं, ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेट्रो विषाणु। अगला पॉइंट है दोस्तों, देखिए विषाणु को सर्वप्रथम वेंडल मिलर ने क्रिस्टल के रूप में पृथक किया था और इसके लिए 1946 में उन्हें नोबेल मिला था। तो वो साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले विषाणुओं को वेंडल मिलर क्रिस्टल के रूप में पृथक किया, वो कौन व्यक्ति थे, वो वेंडल मिलर थे, ठीक, क्रिस्टल के रूप में विषाणु को क्रिस्टलाइज करने वाले, और इसके लिए 1946 में नोबेल मिला था। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि वायरॉइड्स, ठीक, ये क्या है वायरॉइड्स, ये छोटे कुंडित सिंगल स्टैंडर्ड या आरएनए अणु होते हैं, इन पर प्रोटीन का खोल भी नहीं होता, जैसे पौधों में बहुत से रोग उत्पन्न करने वाले वायरॉइड्स होते हैं, ठीक। देखिए ये वायरॉइड्स जो हैं वो आपके विषाणु वायरस से भी खतरनाक हैं। कैसे, वायरस के ऊपर तो प्रोटीन का खोल मिलता है लेकिन वायरॉइड्स ऐसे सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड यानी कि एकल आरएनए अणु हैं जिन पर प्रोटीन का खोल भी चढ़ा नहीं होता, और बहुत सारे रोग ऐसे उत्पन्न करते हैं ये जो कि खतरनाक होते हैं, विशेष रूप से पौधों में ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो कुछ पौधों में प्राप्त होने वाले रोग वायरॉइड्स जो उत्पन्न करते हैं वो निम्नवत हैं, ठीक है। देखिए दिया हुआ है कि वायरॉइड्स से उत्पन्न जो पौधों में कुछ रोग हैं वो किस तरीके के हैं। देखिए पहला रोग इसमें दिया हुआ है वो आलू का तुर्ककंद रोग है, ठीक, यानी कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर है, PSTVD कहा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लेते हैं कि ये जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर है ये कैसे पैदा होता है, तो वायरॉइड्स जनित है। फिर उसके बाद में खट्टे फल और टमाटर का सिट्रस एक्सोकोर्टिस नाम का रोग है, CVD कहलाता है। उसी तरीके से टमाटर का जो है टोमेटो प्लांट मैको है, TPMVD कहलाता है। उसके बाद में नारियल का जो है कोकोनट कदंग है, तो CCC नाम का रोग है, ये भी वायरॉइड के द्वारा उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, कोकोनट कदंग इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में खट्टे फलों में सिट्रस बार्क क्रैकिंग रोग है, ये भी इम्पॉर्टेंट, ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, कदंग याद रखिएगा, कदंग इम्पॉर्टेंट रोग है।
फिर उसके बाद में खट्टे फलों का सिट्रस बेंट लीफ रोग है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में खट्टे फलों का सिट्रस डॉर्फिंग रोग है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में सेब का एप्पल स्कार स्किन या एप्पल डिम्पल फ्रूट या एप्पल फ्रूट क्रिंकल नाम का रोग है, ये भी वायरस द्वारा जनित है। फिर उसके बाद में अंगूर का ऑस्ट्रेलियन ग्रेप वाइन या ग्रेप वाइन येलो स्पिकल नाम का रोग है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद में नाशपाती का यानी कि पियर ब्लिस्टर कैंकर रोग है, ठीक, ये भी देख लीजिएगा। फिर देखिए मनुष्य में जो रोग उत्पन्न होता है, ठीक है, वायराइड के थ्रू, वो हेपेटाइटिस डी है, ठीक है, याद रखिएगा। पीलिया का एक यानी कि जॉन्डिस का एक प्रकार है। पीलिया 5 तरीके की होती है, आगे जब मैं डिजीज़ बताऊंगा और इस तरीके की तो उसमें बताऊंगा कि पीलिया 5 तरीके की होती है, ABCDE, ठीक। तो उसमें जो डी प्रकार की पीलिया है वो वायराइड के द्वारा उत्पन्न की जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला पॉइंट है इसमें कि वीरुसॉइड्स क्या होते हैं। वीरुसॉइड्स देखिए क्या चीज़ होते हैं, ये भी सर्पिलाकार हैं यानी कि स्फेरिकल शेप के हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं यानी कि एकल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, ठीक। लेकिन ये पोषक कोशिका में संक्रमण के लिए दूसरे विषाणुओं पर आश्रित होते हैं, ठीक है, और मुख्यतः रेप्लिकेशन और इन कैपेसिटेशन के लिए जैसे ये मुख्य रूप से वाणिज्यिक फसलों को प्रभावित करते हैं। तो देखिए मुख्य रूप से रेप्लिकेशन यानी कि अपने जैसे जो क्या कहते हैं वायराइड्स हैं उनको उत्पन्न करने के लिए, और अपने जैसे आपका कैस्पिड्स का फॉर्मेशन करने के लिए, अपना जो है वो आरएनए के फॉर्मेशन करने के लिए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सहारा लेते हैं दूसरे विषाणुओं का, ये दूसरे विषाणुओं का जो बॉडी में मौजूद होता है उसका सहारा लेकर के ये रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक। तो ऐसे जो आपके पैथोजन हैं यानी कि जो रोगाणु हैं वो क्या कहलाते हैं, वो वीरुसॉइड्स कहलाते हैं। तो वीरुसॉइड्स याद रखिएगा, विशेष रूप से इसमें ये याद रखिएगा कि सर्पिला का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और पोषक कोशिका में संक्रमण के लिए दूसरे विषाणु पर आश्रित होता है, ठीक, याद रखिएगा इसको। फिर देखिए प्रियॉन्स क्या चीज़ होते हैं। प्रियॉन्स ये वायरस और वायरॉइड्स और वीरुसॉइड से भी ज़्यादा घातक है, ये बिल्कुल जहर के कण है। ये केवल प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के कण होते हैं, ठीक है, मिसफोल्डेड प्रोटीन या टॉक्सिक कन्फर्मेशन वाले प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये संक्रमण फैलाने में सक्षम होते हैं और इनके लिए उत्पन्न कुछ रोग इस तरीके से हैं। देखिए प्रियॉन बहुत घातक हैं, ठीक, और प्रियॉन जो होते हैं वो सिंपल प्रोटीन है, वो सिर्फ प्रोटीन के अणु होते हैं, प्रोटीन के अणु होते हैं। डीएनए आरएनए क्या है, डीएनए आरएनए बहुत सारी प्रोटीन से मिलकर बना हुआ एक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब तुमने अलग अलग कर दिया सब प्रोटीनों को, ठीक है। तो सिंपल जो प्रोटीन है या एक प्रोटीन का एक टुकड़ा है, अणु है, मॉलिक्यूल है, वो सिर्फ प्रियॉन है, और इसी तरीके से इसके बहुत सारे प्रोटीन जोड़ते चले गए तो आपको डीएनए आरएनए मिल गया, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन होता है, ठीक, याद रखिएगा। फिर उसके बाद में ये देखिए, हालांकि डीएनए में शुगर भी होती है, शुगर भी प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होता है डीएनए आरएनए में, लेकिन ये जो होते हैं प्रियॉन्स जो होते हैं वो सिर्फ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे रोग हैं जो प्रियॉन्स के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे भेड़ बकरियों का स्क्रैपी नाम का रोग होता है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये आपका प्रियॉन्स के माध्यम से होता है। एक है मैड काउ डिजीज़ या बोवाइन स्पंजियोफॉर्म इंसाइक्लोपैथी या कि BSC नाम का जो रोग है वो मैड काउ डिजीज़ नाम का रोग है, ये भी आपका प्रियॉन से है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानव में एक रोग होता है कुरु फैटल फैमिलियल इंसोमेनिया, ठीक है, ये भी आपका प्रियॉन के द्वारा फैलने वाला रोग है, ठीक है। फिर उसके बाद में वायराइड्स की खोजकर्ता कौन थे, तो वायराइड्स के जो खोजकर्ता थे वो थे थेडोर ओटर डेनियर, ठीक है, और रेमर नाम के जो साइंटिस्ट थे वो इन्होंने डेनियर और रेमर नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था 1967 में वायराइड्स की खोज करी थी, ठीक है। वीरुसॉइड्स की खोज किसने करी थी, तो वो रेंडल्स ने करी थी, याद रखिएगा। वीरुसॉइड्स की खोज किसने करी थी, रेंडल्स ने करी थी। प्रियॉन्स की खोज किसने करी थी स्टैनले बी प्रिजनर ने करी थी और 1997 में की थी, ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए इंटरफेरॉन्स क्या चीज़ होती हैं। इंटरफेरॉन्स जो है वो होते हैं आपके
ऐसे प्रोटीन जो विषाणु प्रभावित कोशिका द्वारा स्रावित किए जाते हैं, जो आसपास की अप्रभावित कोशिकाओं को संदेश भेजकर उन्हें विषाणुओं से स्वयं के बचाव के लिए प्रेरित करते हैं। तो देखिए इंटरफेरॉन्स क्या हो, इंटरफेरॉन्स ऐसे प्रोटीन होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ऐसी कोशिकाओं के द्वारा बनाए जाते हैं जो स्वयं विषाणु प्रभावित हो चुकी हैं। वो क्या करती हैं, ऐसी रासायनिक संरचना का निर्माण करती हैं या ऐसे प्रोटीन्स का निर्माण करती हैं जो मैसेंजर के रूप में एक तरीके से काम करते हैं और स्वस्थ कोशिकाओं तक ये संदेश पहुंचाते हैं कि भैया हम संक्रमण से ग्रसित हो चुके हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी इस तरीके की है विषाणु की, और आप अपने आप को बचाने के लिए तैयार हो जाओ, ये हमने मैसेज के माध्यम से भेजा है। तो ऐसे जो सब्सटेंस या केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरफेरॉन्स कहलाते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, फिर उसके बाद में दिया हुआ है कि वेक्टर क्या चीज़ होते हैं। वेक्टर ऐसे कीट या जीव होते हैं जो रोगाणु जैसे विषाणु या जीवाणु के वाहक होते हैं और रोग फैलाने में सहायक होते हैं। ऐसे जो जीव होते हैं आपके क्या कहलाते हैं, वेक्टर कहलाते हैं। जैसे मच्छर मलेरिया के रोगाणु का वाहक है, तो मच्छर क्या है, वेक्टर है। जैसे माना गया है कि क्या कहते हैं, चमगादड़ जो है कोरोना को फैलाया है, तो कोरोना के विषय में चमगादड़ जो है वेक्टर के रूप में काम कर सकता है। ठीक, तो हालांकि अभी तो रिसर्च पर है, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। तो वेक्टर सामान्यतः कीटों के रूप में या ऐसे जानवरों के रूप में, सामान्य रूप से कीटों के रूप में संदर्भित किया जाता है या माना जाता है कि ये आपका रोग फैलाने का काम करते हैं। ठीक, तो वेक्टर कीड़े हैं जिनमें ये रोगाणु रहते हैं, वो विषाणु भी हो सकता है, वो जीवाणु भी हो सकता है, वो प्रोटोजोआ भी हो सकता है। तो आगे सब डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए विषाणुओं द्वारा मनुष्यों में होने वाली कुछ बीमारियां हैं, उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे एक बीमारी का जिक्र है, तो उसको देख लेते हैं। तो अब देखिए चेचक का जो विषाणु है इसका नाम है वेरियोला मेजर या वेरियोला माइनर। ठीक, याद रखिएगा। अब जो सेकंड लाइन ऑर्डर क्वेश्चंस हैं उसमें इसके विषाणु का नाम भी पूछने लगे हैं। ठीक है, ये संक्रमण कैसे आता है, इसमें संक्रमण वायु से आता है और संक्रमित व्यक्ति से आता है। ठीक, इसीलिए घर का या बीमार व्यक्ति का वातावरण स्वच्छ रखने की सलाह दी जाती है। ठीक, फिर उसके बाद में आपका जो इसके न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए से स्मॉल पॉक्स होती है और वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर इसका विषाणु है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक, और पढ़ते रहें। थैंक यू।